Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear first year. I hope that all of you will be fine. और जो है अपने लेक्चर्स आप ध्यान से सुन रहे होंगे। बेटा कल हम लोगों ने बात की थी बावजू रहने की फजीलत के बारे में, ठीक है। तो उसमें मैंने आपसे ये कहा था कि ऐसा शख्स जो है उसको शैतान अपना दुश्मन तस्वुर करता है। उसकी वजह ये है कि जो बावजू शख्स होता है उसके ऊपर शैतान के हमले असर नहीं कर सकते, क्योंकि उसके साथ जो है वो फरिश्ते मौजूद हैं, ठीक है, वो उसकी मदद कर रहे हैं। तो इसके अलावा एक और जो इसकी बहुत बड़ी फजीलत है ना, वो ये है कि एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में जन्नत की ज़ियारत करवाई गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो ये देखा कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जूतों की आवाज़ भी वो जन्नत में सुन रहे हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा कि ए बिलाल, आपका वो कौन सा अमल है कि दुनिया की तरह जन्नत में भी आप मेरे साथ थे? तो उन्होंने जवाब दिया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपना कोई ऐसा अमल तो मालूम नहीं, हाँ ये है कि जब भी मेरा वज़ू जो है वो टूटता है तो मैं दोबारा से वज़ू करता हूँ, 2 रकअत तहियतुल वज़ू के नफ़ल पढ़ लेता हूँ और हमेशा बावज़ू रहने की कोशिश करता हूँ। तो देखें कि ये इतना बड़ा अमल है कि नबी की सोहबत और जन्नत में उस शख्स के कदमों की जो है वो चाँप इसकी वजह से सुनाई दे रही है। अल्लाह ताला हम सब को भी इन कामों के जो है ना वो करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, और कल मैंने आप लोगों को जो डिस्कस किए हम लोगों ने इक्वेशंस, और फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि जो एंगुलर मोशन होती है ना, तो उसके अंदर भी तमाम वो टर्म्स मौजूद होती हैं जो कि हम लोगों ने लीनियर मोशन में पढ़ी। जैसा कि सबसे पहले हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो उसका जो रोटेशनल या एंगुलर काउंटर पार्ट है वो कहलाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट आपके पास होता है एस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है थीटा, और इक्वेशन जो कि इन दोनों को लिंक करती है वो क्या है, एस इज इक्वल टू आर थीटा। लीनियर वेलोसिटी को हम कहते हैं v, एंगुलर वेलोसिटी को हम कहते हैं ओमेगा, एंड द इक्वेशन विच लिंक्स देम इज v इज इक्वल टू आर ओमेगा। लीनियर एक्सेलरेशन को हम a कहते हैं और एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा कहते हैं, एंड द इक्वेशन विच इज रिलेटिंग देम इज a इज इक्वल टू आर अल्फा। तो एक तो ये इक्वेशन जो हैं वो रिदमिक हैं, यानी इस तरफ आपके पास लीनियर टर्म है, इस तरफ आपके पास एंगुलर टर्म है, और बीच में क्या है, जो उसकी एंगुलर मोशन का रेडियस है ना उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें एंगुलर टर्म को तो आपके पास लीनियर टर्म आ जाती है, ठीक है। ये एक सेट ऑफ इक्वेशंस है। इस तरह के और भी हमारे पास आएंगे, वो हम साथ साथ में लिखते जाएंगे। और इसके अलावा ये है कि हमारे पास जो इक्वेशंस ऑफ मोशन थी लीनियर मोशन में, जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन थी, जैसे कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो यही रिलेशन एंगुलर टर्म्स में भी आपस में पाया जाता है। यानी इसके कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन हमारे पास होगी ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई एंड प्लस अल्फा टी। आप लोगों को पता है कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है और वी जो है ये लीनियर वेलोसिटी होती है। तो जो टर्म जो रिलेशन हमारे पास लीनियर वेलोसिटीज़ में, लीनियर एक्सेलरेशन में और टाइम में है, वही रिलेशन एंगुलर वेलोसिटीज़, एंगुलर एक्सेलरेशन और टाइम में भी पाया जाता है। फिर जो सेकेंड इक्वेशन है वो आपके पास है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, और यहाँ पर हमारे पास एस की जगह आएगा थीटा और वी आई की जगह आएगा ओमेगा आई एंड टी एंड प्लस हाफ एंड अल्फा एंड टी स्केयर, ठीक है जी। फिर थर्ड इक्वेशन है आपके पास 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, इसकी जगह आएगी 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्केयर माइनस ओमेगा आई स्केयर, ठीक है। ये हमारे पास वो सेट ऑफ इक्वेशंस है जिसको कि हम कहते हैं कि ये हमारे जो है ना उसमें एंगुलर मोशन में ये इक्वेशंस एग्जिस्ट करती हैं। इसके अलावा भी हम जैसे जैसे इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे जो है वो लीनियर मोशन की जो टर्म्स हैं वो एंगुलर मोशन की टर्म्स के साथ रिलेट भी हो रही हैं, और कैसे हमारे पास जो है एंगुलर मोशन में ऐसी इक्वेशंस आ रही हैं जो कि उन इक्वेशन से सिमिलर हैं जो कि हम लोगों ने लीनियर मोशन में पढ़ी थी। अभी हम लोगों ने एक और जो अहम चीज़ पढ़नी है वो पढ़नी है हम लोगों ने सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। जहाँ तक सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन का ताल्लुक है तो इसको हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि द फोर्स विच कीप्स अ बॉडी मूविंग अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ इज़ नोन एज द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। इसको हम एफ सबस्क्रिप्ट सी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं,
और इसका जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्र ओवर आर, और इसका जो यूनिट्स होंगे डेफिनेटली चूँकि ये फोर्स है लिहाजा इसके यूनिट्स जो हैं वो न्यूटन्स ही होंगे। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ी देर में इंशाल्लाह इसकी डेफिनेशन जो है ना वो बाकायदा अगर बुक में हुई तो वहाँ से, वरना फिर मैं आपको नोट डाउन भी करवा दूँगी। अच्छा, तो इसमें ये देखें कि अगर हमारे पास ये एक सर्कुलर पाथ है जिसके अलोंग एक ऑब्जेक्ट को मूव करना है, तो नाउ यू कैन सी कि इस पाथ की जो डायरेक्शन है वो हर लम्हा चेंज हो रही है। द डायरेक्शन इज़ नॉट कांस्टेंट। ठीक है, कंटिन्यूसली द बॉडी विल चेंज इट्स डायरेक्शन एज इट इज़ मूविंग अलोंग दिस सर्कुलर पाथ। हर वक्त वो अपनी डायरेक्शन को जो है वो चेंज करता है, जिसका मानी ये है कि उसकी जो वेलोसिटी है बॉडी की वो कांस्टेंट नहीं हो सकती। ठीक है, वेलोसिटी के बारे में आप जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसकी डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, वेलोसिटी के चेंज होने के मानी क्या हो सकते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है, डायरेक्शन कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन बदल रही है, या दोनों बदल रहे हैं। ठीक है, अगर इन तीनों केसेस में से कोई एक बात भी हो जाए तो हम क्या कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है दैट इज़ चेंजिंग। ठीक है, दैट वेलोसिटी इज चेंजिंग, और अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब ये है कि उसकी मोशन में एक्सेलरेशन है। ठीक है, इफ मैग्नीट्यूड चेंजेस और डायरेक्शन चेंजेस और बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज, ठीक है, तो क्या होगा, इट मीन्स के बॉडी हैज़ एक्सेलरेशन। ठीक है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है बल्कि उसमें क्या है, एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन होने का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि बॉडी के ऊपर मुसलसल कोई फोर्स लग रही है। इट मीन्स दैट बॉडी इज एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए, अगर कहीं पर एक्सेलरेशन है तो वहाँ पर फोर्स लाजमी होती है। ठीक है, इसका इस सारी बहस का मकसद ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो वो बग़ैर फोर्स के मूव नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी मोशन में एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, अगर वो उसकी जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ना भी बदले, यानी उसकी जो स्पीड है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को आपको पता है ना कि हम स्पीड कहते हैं, अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट भी हो तो डायरेक्शन तो हर वक्त बदल रही है। डायरेक्शन बदलने का मतलब ये है कि उसमें एक्सेलरेशन है, जिसका मतलब ये उसके ऊपर फोर्स है, और इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो वो फोर्स वहाँ पर ज़रूर होती है, वो फोर्स की प्रेजेंस के बगैर मूव नहीं कर सकता। इस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आप अपनी ऑर्डिनरी लाइफ से एक मिसाल को देखें कि अगर एक बच्चा अपने हाथ में एक रस्सी पकड़ता है और उसके इस एंड के ऊपर उसने एक स्टोन बांधा हुआ है, ठीक है, ये रोप है, और इसको बच्चे ने जो है ना वो अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। ठीक है, ये समझ लें कि ये उसका हाथ सा है, बस ऐसे ही। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि बच्चा इस स्टोन को घुमा रहा है रस्सी के थ्रू। ठीक है, और ये बच्चे अक्सर ये खेल खेलते हैं, यू नो कि ये स्टोन जो है ना इस तरह से ये सर्कल में घूमता रहेगा घूमता रहेगा, लेकिन जैसे ही ये बच्चा इस स्टोन को छोड़ेगा या रस्सी को छोड़ेगा, ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल स्टोन यहाँ तक पहुँचा था और बच्चे ने रोप को छोड़ दिया, तो आपको पता है कि स्टोन अपना, ये अगर इसका सर्कुलर पाथ था जिसके अलॉन्ग ये जो है वो जा रहा था, तो ये अब इस पे नहीं जाएगा, यहाँ पे अगर छोड़ेगा ऑब्जेक्ट यहाँ चला जाएगा। ठीक है, ये पत्थर इधर चला जाएगा। अगर जो है वो पत्थर यहाँ तक पहुँचा हुआ था और बच्चे ने यहाँ पर उसको छोड़ दिया, तो आपको पता है कि ये ऐसे सीधा आगे चला जाएगा। अगर हमारा ये जो स्टोन है वो यहाँ तक पहुँच चुका था और यहाँ पर आकर बच्चे ने इसको छोड़ा, इट विल गो इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, अब आप ये देखें कि ये जो पाथ था ये कौन सा पाथ था, सर्कुलर पाथ था। ठीक है, और ये और ये जो तीन डायरेक्शन जिन पे मैंने टिक लगाया है, ये तीनों डायरेक्शन जो है ना ये क्या हैं, टेंजेंट्स टू द सर्कल है। ठीक है, टेंजेंट टू द सर्कल का क्या मतलब होता है, टेंजेंट हम एक ऐसी लाइन को कहते हैं जो किसी भी कर्व को एक पॉइंट के ऊपर टच करे और ख़ुद वो सीधी लाइन हो। ठीक है, जैसे ये सर्कुलर पाथ है, ये यहाँ पे इसको टच कर रही है, ये लाइन इसको यहाँ टच कर रही है, ये लाइन इस सर्कुलर पाथ को यहाँ टच कर रही है, तो जब भी फोर्स को आप हटाएंगे तो ऑब्जेक्ट जो है वो अपने सर्कुलर पाथ को कंटिन्यू नहीं कर सकेगा,
वहीं पे जो है वो अलोंग द टेंजेंट यानी कि स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर जाएगा, जो कि हम लोगों ने जब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ा था कि इन द एब्सेंस ऑफ द फोर्स द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो जैसे ही आप सेंट्रीपिटल फोर्स को हटाएंगे वो जो ऑब्जेक्ट है वो किधर को चला जाएगा, दैट विल गो अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है, ये बात याद रखनी है। और अगर उसको आपने उसके पाथ को मुसलसल बेंड करने की ज़रूरत है, अगर उसको सर्कुलर पाथ में मूव करना, सर्कुलर पाथ इज़ अ कंटिन्यूसली बेंडिंग पाथ, इसका कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं होता जो कि दूसरे पॉइंट की डायरेक्शन में हो, हर पॉइंट की डायरेक्शन दूसरे पॉइंट से फ़र्क होती है। द सर्कुलर पाथ इज़ अ कंटिन्यूसली बेंडिंग पाथ, तो लिहाजा अगर आपने उसको कंटिन्यूसली बेंडिंग पाथ में रखना है तो आपको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ द फोर्स भी चाहिए होगी। इस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब ये होता है सेंटर सीकिंग फोर्स, अ फोर्स विच इज़ ऑलवेज पुलिंग द बॉडी टुवर्ड्स इट सेंटर। ठीक है, ये हमेशा उसको सेंटर की तरफ खींचने पर मजबूर कर रही है, जिसकी वजह से जो है वो ऑब्जेक्ट हमेशा एक सर्कुलर पाथ में मूव करता चला जा रहा है। जैसे यहाँ पर वो जो फोर्स है उसको प्रोवाइड किया जा रहा है थ्रू द हैंड एंड द रोप। ठीक है, ये पत्थर को इस हाथ और रस्सी के ज़रिए सर्कुलर पाथ प्रोवाइड किया जा रहा है। जो हमारे पास हमारा सोलर सिस्टम है जिसमें प्लैनेट्स जो हैं वो अराउंड द सन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो अब वो प्लैनेट्स जो हैं उनको एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है मुसलसल, जिसकी वजह से वो एक ऑर्बिट को फॉलो करते हुए सन के लॉन्ग मूव कर रहे हैं। तो वहाँ पर कोई पत्थर और कोई हाथ और कोई ऐसी रस्सी नहीं है जो कि उनको स्टोन जो है प्लैनेट्स को मुसलसल एक सर्कुलर पाथ में मूव करे, बल्कि दैट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहाँ से प्रोवाइड हो रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड प्लैनेट्स, ये क्या कर रही है, इट इज़ प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो एटॉमिक सिस्टम है, एटम में क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन्स मुसलसल अपने ऑर्बिट्स में जो है वो ऐसे सर्कुलेट कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो कूलम्स फोर्स है, ठीक है, कौन सी वाली फोर्स, कूलम्स फोर्स, जो कि दो चार्जेस के बीच में एग्जिस्ट करती है, ये प्रोवाइड कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, कूलम्स फोर्स क्या प्रोवाइड कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि फिर उनको इस सर्कुलर पाथ में रखे हुए। अगर ये कूलम्स फोर्स ख़त्म हो जाए, अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स ख़त्म हो जाए तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमेंगे, ना जो प्लैनेट्स हैं वो सन के गिर्द रिवॉल्व कर सकेंगे। तो ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि अल्लाह पाक ने जो है वो इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स को बग़ैर किसी चीज़ से बंधे हुए जो है वो उनको सूरज के गिर्द घुमा दिया। और माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर जाकर देखो तो करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड इस तरह से रिवॉल्व कर रहे होते हैं मुसलसल, एक लम्हा के लिए भी वो रुकते नहीं हैं। ठीक है, नाउ वी विल डिराइव अ रिलेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई मैथमेटिकल रिलेशन जो है वो हम उसके लिए डिराइव करेंगे, फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो इसके लिए आपको इमेजिन करना होगा एक सर्कुलर पाथ। ठीक है, ये कोई सर्कुलर पाथ है और यहाँ पर ये इसका सेंटर है। ठीक है, और इसमें जो है ना क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि किसी पॉइंट ए के ऊपर था किसी वक्त। ठीक है, एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम इट वाज एट अ सर्टेन पॉइंट ए, और वहाँ पर जब वो था तो जो उसकी वेलोसिटी थी दैट वाज v1। और फिर चूँकि वो मुसलसल मूव कर रहा है इसलिए वो मूव करते करते चला गया है किसी पोजीशन बी के ऊपर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का फासला रेडियस ऑफ द सर्कल है, ये रेडियस है, इतनी देर में इसने ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा बनाया। और जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर था तो इसकी वेलोसिटी का ये रुख था और ये मैग्नीट्यूड था v1। जब वो यहाँ पहुँचा है तो वेलोसिटी का ये रुख हो गया और v2 उसका जो है वो मैग्नीट्यूड हो गया। और हम यहाँ पर इमेजिन कर रहे हैं कि जो इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो डायरेक्शन में चेंज हो रही है, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो थ्रू आउट सेम है। ठीक है, अब हम इसको डेरिवेशन को जो है ना वो किस तरह से चलाएंगे, डेरिवेशन ऑफ आ रिलेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, किस तरह से हम लोगों ने इसको करना है कि कंसिडर एन ऑब्जेक्ट। So consider an object
ठीक है, मूविंग along a circular path as shown in figure. At some instant of time, it is at position A and its velocity over there is v1. At point A with velocity v1. After time delta t, it moves to point B where its velocity is v2. ठीक है, अच्छा, we assume that magnitude of v1 is equal to the magnitude of v2 और उसको हम कोई सिंबल दे रहे हैं v. सिर्फ जो डायरेक्शन है वो बदल रही है, मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा. ठीक है, अगर ऐसा है तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास होगा डेल्टा v ओवर डेल्टा t. दिस वुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. अच्छा जी, अब अगर इसने यहाँ पर ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है s विद वेलोसिटी v, तो कितना टाइम लगा? डेल्टा t इज इक्वल टू एस ओवर v, क्योंकि s हमारे पास vt होता है. ये डेल्टा t की वैल्यू अब इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पर. ठीक है, ये डेल्टा t की जगह s ओवर v लिख दें तो एक इसके बराबर आ जाएगा v डेल्टा v ओवर s के बराबर आ जाएगा. ठीक है, अब आप ये करें कि आप एक ट्रायंगल बनाएंगे और वो जो हम लोगों ने ट्रायंगल बनानी है ना, वो हमने बनानी है पी क्यू एंड आर. ये जो हमारे पास है एक इसकी साइड है जिसको मैं कह रही हूँ पी क्यू. ठीक है, पी क्यू को मैंने सपोज किया है कि दिस इज पैरेलल एंड इक्वल टू ओ ए. ठीक है, ये हमारे पास है ना ओ ए. ठीक है, ये ओ ए और इसके बराबर हम लोगों ने बना दिया पी क्यू. ठीक है, इसको इसको हमने V1 के पैरेलल लिया. ये V1 है ना, देख रहे हैं आप, उसी रुख के ऊपर है पी क्यू. ये थोड़ी सी लेंथ मैंने ज़्यादा बना दी है, लेकिन हम इसको चलें छोटा कर लेते हैं क्योंकि हमने इसको क्या दिखाना है कि ये V1 वेक्टर के बिल्कुल इक्वल है, लेंथ में भी और डायरेक्शन में भी बराबर है. तो जो वेक्टर जो हैं उनकी लेंथ भी सेम है और उनकी डायरेक्शन भी सेम, उनको हम इक्वल वेक्टर्स कहते हैं. दूसरा जो हमारे पास वेक्टर है v2, उसके लिए हम एक और यहाँ पर वेक्टर बना रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं पी आर. ठीक है, अब पी क्यू v1 वेक्टर के इक्वल और पैरेलल है, पी आर v2 के इक्वल और पैरेलल है. इसका क्या मतलब है कि जो ये वाला मेरा लेंथ होगा क्यू आर, ये हो जाएगा डेल्टा v. ठीक है, ये डेल्टा v हो जाएगा क्योंकि वेक्टर एडिशन से आप देखें कि अगर हम v1 और डेल्टा v को जमा करते हैं तो हमारे पास जो है ना वो v2 आ जाता है. ठीक है, लिहाजा ये वाला जो क्यू आर है ये v2 और v1 का डिफरेंस है. ठीक है, पी क्यू वेक्टर इज पैरेलल एंड इक्वल टू v1 and PR is parallel and equal to V2. ठीक है, और दूसरी तरफ आप ये समझें एक और ट्रायंगल कि आपने जैसे इन दोनों की टेल्स को V1 और V2 की टेल्स को ज्वाइन कर आपके पास ये आ गई. एक ट्रायंगल हमारे पास है OAB, एक ट्रायंगल हमारे पास बनी PQR. ठीक है, और ये भी समझ लें कि QR जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? डेल्टा V के बराबर आ जाएगा. कैसे आया? हेड टू टेल रूल से. मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ कि देखें, अगर हम पी क्यू में
क्यू आर जमा करते हैं तो हमारे पास पी आर आता है, ठीक है, यानी कि पी क्यू प्लस क्यू आर इज़ इक्वल टू पी आर। इट मीन्स दैट क्यू आर किसके बराबर हो गया, सॉरी पी आर लिखें, पी आर माइनस पी क्यू, पी आर इज़ V2 माइनस V1, तो उसका नाम मैंने रख दिया है डेल्टा V। ठीक है जी, ये देख लें कि पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर। इट मीन्स के क्यू आर इज इक्वल टू पी आर माइनस पी आर इज़ V2, पी क्यू इज़ V1। सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ द टू वेलोसिटीज। ठीक है, नाउ लुक एट टू ट्राइंगल्स। कौन कौन से वाली, ए ओ बी एंड क्यू पी आर। ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास। अब मेरी बात को ध्यान से सुने कि हमारे पास जो ओ ए और ओ बी रेडियस ऑफ द सर्कल्स हैं, ठीक है, ओ ए भी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है। पी क्यू और पी आर ये V1 और V2 के पैरेलल हैं, जो कि टेंजेंट्स हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास पी क्यू है ये ओ ए के ऊपर परपेंडिकुलर है, और जो पी आर है ये ओ बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ, ओ ए इज़ along radius and PQ is along tangent। इसको तो साइड पे कर दें, ठीक है। PQ is along tangent and OA is along the radius, and radius and tangent are perpendicular to each other। It means के OA is perpendicular to PQ। Similarly, OB is perpendicular to PR। ठीक है, OA रेडियस, PQ टेंजेंट, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। OB रेडियस, PR टेंजेंट, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो OA और OB के दरमियान में जो एंगल होगा वही एंगल होगा PQ और PR के बीच में भी। ठीक है, मैथमेटिकली देयर इज़ अ रूल के एंगल बिटवीन टू लाइंस is equal to the angle between their perpendiculars। Therefore, angle AOB is equal to angle QPR। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है, इफ़ दिस एंगल इज़ थीटा, तो ये एंगल भी फिर थीटा होगा। लॉजिक्स जो हैं वो आप देख सकते हैं। लॉजिक क्या है कि दो रेडाई और दो टेंजेंट्स के दरमियान में जो एंगल है वो आपस में बराबर होगा। उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर है ना टेंजेंट भी। ठीक है, अच्छा, तो एक इनका एंगल बराबर हो गया, और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि एज हमने पहले लिखा था कि V1 और V2 का मैग्नीट्यूड एक ही है और वो है V। ठीक है, एक ही मैग्नीट्यूड है, और जो OA है वो OB के बराबर है, वो दोनों रेडियस हैं, ये रेडियस है। ठीक है, तो लिहाजा ये जो हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं इनका एक एंगल और दो साइडें आपस में बराबर हो गई। देयरफॉर ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल QPR आर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हो गई। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम डेल्टा V ओवर V की रेशो लेंगे तो ये हमारे पास AB ओवर R की रेशो के बराबर आएगा। AB, ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ, इसको ध्यान में रखें। डेल्टा V ओवर V जो है वो क्या है, ये देखिए, ये वाली साइड और
इन दोनों में से किसी एक की भी लेंथ, क्योंकि ये दोनों लेंथ में बराबर है ना, v के बराबर। और ए बी क्या है, अगर मैंने इसको ट्रायंगल बनाया तो मैंने इसको ज़रा स्ट्रेट करके देखा, ठीक है। ए बी और आर की जो रेशो होगी, ठीक है, वही कोरस्पॉन्डिंग जो लेंथ हैं वो है डेल्टा वी और बी। लिहाजा जो रेशो एग्जिस्ट करती है ए बी और आर में, वही रेशो हमारे पास एग्जिस्ट करेगी किस किस के बीच में, डेल्टा वी और वी में, ठीक है। अच्छा जी और इसमें अब हम लोग ये इमेजिन करेंगे कि इफ़ B इज़ क्लोज टू A, दैट इज़ डेल्टा T अप्रोचेस टू ज़ीरो। यानी अगर हम बहुत थोड़ी सी देर के बाद देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, बहुत थोड़े टाइम इंस्टेंट के बाद, तो B A के बहुत करीब होगा, और इट मीन्स कि जो हमारे पास आर्क ए बी है, ठीक है, ये आर्क ए बी है, ये A और ये B, ये आर्क ए बी है, और ये क्या है, ये लाइन ए बी विल बी इक्वल टू लाइन ए बी, ठीक है। दिस इज आर्क एंड दिस इज लाइन, ठीक है। अगर ए और बी के बीच में फासला ज़्यादा नहीं होगा, यानी थोड़े से टाइम के बाद ही हमने ऑब्जेक्ट को दोबारा देखा है, तो ए और बी एक दूसरे के जब बहुत करीब होंगे तो ये कर्व बहुत थोड़ा सा होगा और आर्क ए बी लाइन ए बी के बराबर हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम रिप्लेस कर सकते हैं ए बी को एस के साथ। इट मीन्स के आर्क ए बी इज इक्वल टू एस, ठीक है, लाइन ए बी डिस्टेंस के बराबर आ जाएगी। तो अब जो हमारे पास वो रिलेशन था ए इज इक्वल टू वी डेल्टा वी डिवाइडेड बाय एस, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ आया डेल्टा वी ओवर वी इज इक्वल टू ए बी की जगह मैंने लिख दिया एस ओवर आर, ठीक है। ये मैंने कहा ना कि मैंने आर के ए बी को एस के साथ रिप्लेस करना है, तो यहाँ मैंने ए बी की जगह क्या लिख दिया एस, ठीक है। डेल्टा वी ओवर वी इज इक्वल टू एस ओवर आर। अब आप ये करें कि डेल्टा वी की ये वैल्यू, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी एस ओवर आर, ठीक है, इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, यहाँ पर ये डेल्टा वी की वैल्यू ले जाएं, तो ए विल बिकम इक्वल टू वी और v और s ओवर r और एक s, ये पहले से ये s s के साथ कट जाएगा, a किसके बराबर आ जाएगा, v स्क्वायर ओवर r के बराबर आ जाएगा, ठीक है। where a is the instantaneous acceleration and this is being caused by the centripetal force, इसको हम कहते हैं centripetal acceleration ac and this is equal to v square over r, ठीक है। ये वो एक्सेलरेशन है जो कि उस ऑब्जेक्ट में पाया जाता है जो कि along the सर्कल मूव करता है, ठीक है। अब ये इसका मैग्नीट्यूड है और इसकी जो डायरेक्शन है, इट इज़ डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर, ऑफ सर्कल, इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। इसकी जो लॉजिक है वो यहाँ से आप देखें, सिंस पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू ओ ए, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एंड पी आर इज़ परपेंडिकुलर टू ओ बी, सो क्यू आर इज़ ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए बी, and it can be noted that QR is parallel to the perpendicular bisector of AB, as the acceleration of the object moving in the circle is parallel to delta V when AB approaches to 0, so it is always directed along the radius of the circle, ठीक है। The instantaneous acceleration of an object traveling with uniform speed in a circle is directed toward the center of the circle and it is called the centripetal acceleration। ये हमारे पास आ गया centripetal acceleration, और जो centripetal force होगी वो हम ले लेंगे यूजिंग द न्यूटन सेकेंड लॉ, एम ए के साथ m और v स्क्वायर ओवर r, ठीक है। ये हमारे पास सेंट्रिपेटल फोर्स का रिलेशन आ गया, और अगर हम इसको लिखना चाहें इन टर्म्स ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी तो वो भी लिख सकते हैं। in terms of angular velocity
एफ सी इज इक्वल टू एम ओवर आर, और वी की जगह लिखेंगे आर ओमेगा, तो स्केयर होने की वजह से आर स्केयर ओमेगा स्केयर हो जाएगा, एक आर कट जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर फोर्स इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्केयर। ये उसका रिलेशन है एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में, ये उसका रिलेशन है लीनियर वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी के टर्म्स में, ठीक है। तो डिफाइन कैसे करना है सेंटीमीटर फोर्स को, कि इट इज़ द फोर्स which continuously keeps the object moving along a circular path. Its magnitude is given by this, its units are Newton, its symbol is FC, and it is always directed towards the center of the circle, ठीक है। चलें जी, आज के लिए इतना लेक्चर काफ़ी है, तो इंशाल्लाह इसको आपने ध्यान से, इस डेरिवेशन को खुद भी आपने करना है। इसमें बहुत सारी ज्योमेट्री की और मैथ्स की जो है वो टर्म्स और लॉज वगैरह थे जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। समझने की कोशिश करें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप मेरे से सवाल कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह फिर कल पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।